कट ऑफ की आंधी से उत्पन्न सुख और दुख से अभी तक आप मुक्त नहीं हुए हो, तो यह एक गंभीर समस्या है। वास्तव में आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस की आंसर राइटिंग के आधार पर होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको मेंस के उत्तर लेखन को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझना पड़ेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केवीएस मेंस, यूपीएलटी मेंस, ईएमआरएस मेंस इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और यह वीडियो इन एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण होने ही वाला है, साथ ही यूपीएससी और स्टेट पीएससी के मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अभी टियर 1 का कट ऑफ कोई हो सकता 80 नंबर लाके उछल रहा हो, या जो 40 नंबर लेके दुख मना रहा हो। फाइनल में सीन बदल सकता है। 40 नंबर वाला मेंस में ज्यादा नंबर ले आएगा और उसने 80 नंबर वाला अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। वास्तव में आपका फाइनल सिलेक्शन ही आपकी मेहनत को बयां करेगा और इन सभी एग्जामों में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है आंसर राइटिंग की। दोस्तों, केबीएस मुख्य परीक्षा एक चुनौती है। इस विषय पर मैं अपनी बात रखूं, इससे पहले हमें यह समझना होगा कि उत्तर लेखन है क्या, आंसर राइटिंग है क्या। यदि आपने आंसर राइटिंग को समझ लिया, तो आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। आंसर राइटिंग है क्या, इस पर मैं अपने विचार रखूं, इससे पहले उन लोगों के विचार समझ लेते हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल आंसर राइटिंग पे काम किया है। उनके विचार हमें समझने की जरूरत है। दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति सर का उत्तर लेखन आंसर राइटिंग के संदर्भ में यही कहना है कि उत्तर लेखन निरंतर अभ्यास के द्वारा मस्तिष्क और हाथ के मध्य स्थापित समन्वय का प्रतिफल है। तो दोस्तों, विकास दिव्यकीर्ति सर का यह कहना है उत्तर लेखन के संदर्भ में। नेक्स्ट आईएएस के एमडी बी सिंह का कहना है कि आंसर राइटिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात आपके स्वयं की अभिव्यक्ति प्रश्न के अनुरूप अभिव्यक्ति ही उत्तर लेखन है। यहां पर प्रश्न के अनुरूप पर विशेष बल दिया गया है। दोस्तों, बाजीराम एंड रवि आईएएस संस्थान के पूर्व सीनियर फैकल्टी अवध ओझा सर का कहना है, उत्तर लेखन एक चमत्कार है जो एक दिन में कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आपने देखा इन लोगों के विचार ये कहते हैं कि उत्तर लेखन कभी भी एक दिन में नहीं हो सकता। उत्तर लेखन के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। उत्तर लेखन के लिए प्रश्न को समझने की जरूरत होती है। प्रश्न के अनुरूप लिखा गया लेखन ही उत्तर लेखन कहलाता है। एवरी राइटिंग इज नॉट आंसर राइटिंग, प्रत्येक लेखन उत्तर लेखन नहीं है, अपितु प्रश्न की डिमांड के अनुसार जो लिखा गया है, प्रश्न की आत्मा के अनुसार जो लिखा गया है, वही आंसर राइटिंग होती है। आंसर राइटिंग समझने से पहले हम इनका पैटर्न देख लेते हैं। ये तीनों एग्जाम के पैटर्न क्या है। दोस्तों, केवीएस मेंस की बात करें तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 60 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव। ये 60 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, और 10 प्रश्न आएंगे लिखित, डिस्क्रिप्टिव होंगे, और ये एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। 10 चौक 40 नंबर के ये होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 अंक यहां पे कट जाएंगे। ईएमआरएस की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आएंगे और इन 40 प्रश्न प्रत्येक 1 नंबर का होगा, और इधर 15 प्रश्न आएंगे लिखित रूप में, डिस्क्रिप्टिव आएंगे। ये लिखित प्रश्न
एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और 60 क्वेश्चन का होगा। यहां क्या थे, केबीएस में 40 है और यहां पे 60 अंक की लिखित होगी। अब यूं देखो, कुछ कुछ ये लिखने का जो भारांक है केबीएस ईएमआरएस में कुछ यूं बढ़ता चला जा रहा। ऐसे केबीएस में इतना रोल है, ईएमआरएस में इतना रोल है, और ये केबीएस हो गया, ये ईएमआरएस हो गया, और यूपीएलटी हो गया। देखते हैं, अब यूपीएलटी की बात करें, 10 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, एक क्वेश्चन 8 नंबर का रहेगा। ऑब्जेक्टिव यूपीएलटी में नहीं है, उसमें 10 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, 10 88। ये खंड ए होगा, सेक्शन ए, और ये होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में 10 प्रश्न आएंगे और वो भी एक प्रश्न 12 अंकों का होगा। कुल मिला के ये तीनों एग्जाम की संरचना हुई। तीनों एग्जाम में देखा जाए, एक महत्वपूर्ण सेक्शन है आंसर राइटिंग का, उत्तर लेखन का, जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्टिव, ये तीनों एग्जाम में अब जो मेंस होने वाला है कंसर्न सब्जेक्ट होगा। मतलब जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी पीजीटी देना चाह रहे हो, जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग है, बहुत अच्छा आप समझ रहे हो, अब आपको उसी में देना है, और मैथ रीजनिंग इंग्लिश के झंझट में अब नहीं पढ़ना है। तो आंसर राइटिंग पर आपको विशेष फोकस करना है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सी किस प्रकार की आंसर राइटिंग अच्छी होती है, प्रश्न का फॉर्म कैसे करें, क्या करें, इस पर हम लोग गंभीर चर्चा शुरू करते हैं। सर, हम रणनीति पर चर्चा करें इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गुड आंसर राइटिंग और बैड आंसर राइटिंग क्या होती है। अगर ये चीजें आप अप्लाई करते हो तो आपका गुड आंसर राइटिंग होगा, अगर ये चीज अप्लाई करते हो तो आपकी आंसर राइटिंग बैड कहलाएगी, खराब हो कहलाएगी, और सही आंसर राइटिंग नहीं कहलाएगी। दोस्तों, हम देखते हैं गुड आंसर राइटिंग किसे कहेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। वास्तव आंसर राइटिंग क्या है, आप जो सोचते हो वही लिखते हो, लेकिन अगर आपकी सोच में ही गड़बड़ी है तो लिखना तो गड़बड़ होना ही होना है। तो शुरुआत कहां से होती है उत्तर लेखन की, अपनी सोच सुधारने की होती है। अगर आपने अपनी सोच सही कर लिया तो आपका उत्तर लेखन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्रिटिकल आंसर राइटिंग आप में होना चाहिए। क्रिटिकल आंसर राइटिंग का मतलब होता है आप तर्कशील हैं, चिंतनशील हैं, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या प्रीजस्टिस पर निर्भर नहीं है। अगर ये कहा जाए कि भारत में महंगाई बढ़ रही, उसके कारण क्या होंगे, तो उसी भारत में सोचना चाहिए, ना कि महंगाई बढ़ने के कारण पाकिस्तान या अफगानिस्तान में सोचना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंतर्गत होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए कि प्रश्न को सही से समझ सको। अगर डे टू डे लाइफ में आपके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुई तो आप क्रिटिकल राइटिंग नहीं कर सकते हो। क्रिटिकल राइटिंग का मतलब ही है कि एक चीज को विभिन्न एंगल से देखना। जैसे मैं इधर से देखूं तो ये मेरे सामने हो सकता है, लेकिन कोई इधर से देखे तो उसके लेफ्ट या राइट हो सकता है। तो एक ही चीज को कई एंगल से देखने की जो क्षमता होती है वो क्रिटिकल आंसर राइटिंग में आती है। आपको आपकी जो सोच होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक वर्ड आपके, डेमोक्रेटिक थिंकिंग आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी ऐसा एक भी सेंटेंस नहीं लिख देना है कि जो आपको लोकतांत्रिक विचारों के विरोधी सिद्ध कर दे। अगर आपका एक भी वर्ड, देखिए जो जो स्कूल का अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए ऐसा आयोग की आकांक्षा होती है कि हमें ऐसा कोई अध्यापक ना मिल जाए कि हमारी पूरी नर्सरी ही खराब कर दे। वो पौध होती है जिसे आपको तैयार करना हो, जिसे देश का निर्माण करना है और देश के भविष्य को बनाना है। अब उस पौध को तैयार करने वाले कैसे हैं, यदि आपने उसको उस पौध को ही कट्टर बना दिया या उस पौध में सोच का बीज ही गलत डाल दिया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको लोकतांत्रिक सोच का रखना है। अगर आपके आंसर में गैर लोकतांत्रिक विचार मिल गए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। विश्लेषणात्मक क्षमता आपके अंतर्गत होनी चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो तो पता ही होने चाहिए और दो के बाद तीसरा भी पहलू होता, उसे भी समझने की क्षमता होनी चाहिए।
आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका आप कितना लिखें इस ये मायने नहीं रखता, अपितु ये मायने रखता है कि आपने जो लिखा है वो प्रश्न की डिमांड के अनुसार है कि नहीं है। अगर प्रश्न की डिमांड के अनुसार आपने उत्तर लेखन किया है, प्रश्न को समझा है, तो आपका गुड आंसर होगा और आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है टाइम बाउंड आंसर राइटिंग। अगर आपको 2 घंटे टाइम दिया गया है, केबीएस में मान लीजिए 2.5 घंटे का है, तो आधे घंटे आप 60 क्वेश्चन हल करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले सकते हैं, या 45 मिनट ले लीजिएगा। इसके अलावा जितना भी समय बचा उसके लिए आंसर राइटिंग का आपको समय समय में पूरे प्रश्न हल करना आना चाहिए। ये ना हो कि आपने एक प्रश्न को लिखने में आधा घंटा लगा दिए, तो फिर बाकी प्रश्न कैसे समय पर पूरा कर पाएंगे। तो टाइम बाउंड यदि आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपकी गुड आंसर राइटिंग है। use of data diagram table fact. If you can use data diagram fact in your answer will be excellent. आपका उत्तर बहुत ही सुंदर हो जाएगा यदि आप डाटा डायग्राम फैक्ट यूज करते हैं अपने उत्तर लेखन में, क्योंकि बिना आपका कॉन्सेप्ट बिना फैक्ट के लंगड़ा होता है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट कहिए, कोई भी बात करिए, उसके लिए प्रमाण दीजिए। जैसे कि हम आपको केबीएस एनबीएस इनका जो पैटर्न बताते हैं, तो उसका साथ में प्रमाण भी देते हैं कि ये देखिए यहां पर ये लिखा है इसके लिए। तो जब प्रमाण आपके पास फैक्ट मिल जाते हैं तो बात और मजबूत हो जाती है और एग्जामिनर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, रेगुलर प्रैक्टिस आंसर राइटिंग के लिए, गुड आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब बैड आंसर राइटिंग में क्या क्या आते हैं दोस्तों? बैड आंसर राइटिंग को समझते हैं। बहुत से लोगों का यह सोचना होता है, अभी भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब प्री निकल जाएगा तब मेंस की तैयारी शुरू करेंगे और जब मेंस एग्जाम आ जाएगा तब उत्तर लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो दोस्तों, फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको यह काम बिल्कुल ही नहीं करना है। लोग ऐसे बहुत से सोचते हैं कि पूरा पढ़ लें, पूरा कभी होता ही नहीं है। कभी भी कोई भी सिलेबस नहीं, कब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो पूरा कभी नहीं होता है। बिना प्रश्न को समझे, बिना सोचे समझे प्रश्न को यूं ही लिखते चले जाते हैं। प्रश्न पूछ लिया गया कि कबीर दास जी के विचारों को आतंकवादी विचारों के काउंटर के रूप में कैसे देखा जा सकता है। अब आपने उसमें लिख दिया कबीर दास जी का काव्य सौंदर्य, तो गलत हो जाएगा। 1857 की क्रांति निहित स्वार्थों की क्रांति थी। इस संदर्भ में विवेचना कीजिए। अब ये पूछ लिया आप 1857 की क्रांति कैसे हुई, उसके कारण परिणाम लिख रहे हैं, तो वो दिक्कत करेगा कि आपने प्रश्न को समझा ही नहीं है। तो दोस्तों, प्रश्न के बिना यदि आप बिना समझे लिख रहे हैं तो बैड आंसर राइटिंग आएगी। ऐसा आपको कतई नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। अधिक लिखना जिसकी कोई प्रासंगिकता ही ना हो। कुछ लोग ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी भर दें, वो अच्छा होता है। वास्तव में ये अच्छा गुड आंसर नहीं है। ऐसा भी आपको नहीं करना है। दोस्तों, सभी प्रश्नों को समान महत्व ना देना। कई लोगों को हमने देखा है कि 10 प्रश्न करने, उसमें 3 प्रश्न में आधे से ज्यादा समय गंवा दिया। अगर आपने 3 प्रश्नों में आधे समय गंवा दिया तो बाकी जो 7 प्रश्न बचे हैं उनकी गुणवत्ता पर असर 100% आएगा, नहीं तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे। सीधे प्रश्न पत्र में लिखेंगे। कई लोग जो है क्या कहते हैं कि डायरेक्ट प्रश्न पत्र में लिखेंगे, यहां लिखने की क्या जरूरत है। दोस्तों, ये बहुत गलत है। आपको घर में प्रैक्टिस जरूर करना है। देखो, अब जो ये मेंस इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा ही पहले जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था डीएसएसबी में, तो वहां पे पहले प्री होता था, मेंस पूरा लिखित होता था। ऑब्जेक्टिव मेंस में नहीं थे, और उसमें मेंस लिखने के बाद जो नंबर आते थे उसके बेस पे सिलेक्शन होता था। बाद में उसी के अगले सत्र पीजीटी का भी एग्जाम हुआ, तो वहां से हम लोगों ने लिखा था और हमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि अच्छा लिखा गया है। और 200 में 90 नंबर मेरिट गई थी और हम लोगों का 86-87 मार्क्स आया हुआ था, जबकि हम
10 प्रश्नों में लगभग 7-8 प्रश्न बहुत कॉन्फिडेंटली लिखे थे, बहुत टाइम बाद बहुत बढ़िया लिखे थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि मूवमेंट हुआ, आंदोलन होने लगे और इसमें प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा, तो उसके परिणाम स्वरूप डीएसएसबी में मेंस हटा दिया गया है। अब यहाँ क्या है, उसी का बीच का रास्ता अब इन एग्जामों में निकाला गया है कि प्री होगा, मेंस होगा, क्योंकि जब चेक करने में ह्यूमन इंफ्लुएंस जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसका उसका प्रभाव जो लोग पहुंच वाले होते हैं उनका हो जाता है कुछ ना कुछ। खैर, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसे बचना है तो जो कैंडिडेट निचले रैंक में होता है उसके साथ दिक्कत होती है। अगर प्रैक्टिस आप शुरू से ये कर रहे हैं तो आपके साथ कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। आखिरकार आपको किस रणनीति पे काम करना होगा, इसको हम लोग समझते हैं। पहले सप्ताह अभी आपको शुरू करना, अब ये कट ऑफ वगैरह का ये सब सारे झंझट छोड़ करके आपको करना क्या है, इस पे काम करना है। प्रथम सप्ताह पे आपको करना है कि एक प्रश्न लिखना है प्रतिदिन। प्रतिदिन आपको एक प्रश्न लिखना है और 40 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव हल करने हैं। अपने सब्जेक्ट को, जो कंसर्न आपका सब्जेक्ट है, उस पर ध्यान रखना है कि 40 प्रश्न आपको प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं और एक प्रश्न आपको लिखना है। आपको लगता होगा सर ये कैसे होगा, बाकी समय में क्या करेंगे? बाकी समय में आपको करना क्या है, शेष समय में आपको रिवीजन करना अपने कंसर्न सब्जेक्ट का। जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे आपका आंसर राइटिंग उतना इंप्रूवमेंट होता जाएगा। जब आप एक सप्ताह तक ऐसा करेंगे, थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, उत्तर लिखना एक बहुत टेढ़ी खीर होती है, मन नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, शुरू में बेकार जाएगा, बिल्कुल 2 कौड़ी का आंसर लिखा जाए, कोई टेंशन नहीं करना। सही हो या गलत हो, आपको उत्तर लिखना शुरू कर देना है। द्वितीय सप्ताह की बात करें, द्वितीय सप्ताह में आपको करना क्या है कि अपने आंसर राइटिंग को थोड़ा सा, एक प्रश्न की जगह 2 प्रश्न कर देना, बस कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। जहां एक प्रश्न लिख रहे थे वहां 2 प्रश्न आपको लिखना है पूरे दूसरे सप्ताह। वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, 40 प्रश्न हल कर रहे थे, वो आपको 60 प्रश्न पर डे ऑब्जेक्टिव हल करना। अब आपके पास भी अब भी समय बच जाएगा, तो आपको उससे समय को रिवीजन के लिए रख लेना है। दोस्तों, फिर हम बात करते हैं तृतीय सप्ताह की। तीसरे सप्ताह में हम देखते हैं कि अपने प्रश्न प्रतिदिन 2 ही रखने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 ही रखने हैं और रिवीजन वैसे ही करने हैं। चलते हैं चौथे सप्ताह। चौथे सप्ताह में प्रतिदिन 3 प्रश्न आपको लिखना शुरू कर देना है और 60 प्रश्न प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव लगाने हैं और इसके बाद भी हाई डेंसिटी रिवीजन शुरू हो जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट के गहन रिवीजन करना है, हर एस्पेक्ट से, हर पहलू से अपने विषय को समझने का प्रयास करना है। दोस्तों, ये पूरा 1 महीने की रणनीति है। अगर आप इतना कर लेते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। ध्यान रहे, अगर आप लोग कम से कम 1000 लोग कमेंट करके ये बताते हैं कि नहीं, हमें आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए और काम की जरूरत है, हमें रेगुलर चाहिए, तो यदि ऐसे कमेंट आते हैं 1000 के आसपास, तो मैं विचार करूं कि हमारा स्कूल होता है, स्कूल के बाद जो समय बचता है उस पर हम आपके लिए काम कर सकते हैं। तो हम आपको प्रतिदिन आधे घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट समय दे सकते हैं, जिसमें आप आंसर राइटिंग करेंगे, आपसे करवाया जाएगा, आपके आंसर राइटिंग आएंगे, उनको हम चेक करके बताएंगे कि उस पर क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये हम 1, 2, 4, 10, 100, 150 लोगों के लिए नहीं कर सकते। यदि नंबर आप कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे तब हमें भी फील होगा कि हम 500, 1500 बच्चों के लिए काम किए, तो उनमें 600-700 सेलेक्ट हो जाएं, तो हमारी भी मेहनत सफल रहेगी। ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको तनिक भी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझ में क्या सुधार की जरूरत है इस बारे में भी आप कमेंट जरूर करें। मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्या कर सकता हूं, यह भी कमेंट करके बताएं। आज का वीडियो कैसा रहा, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं और आगे आपकी क्या प्लानिंग है, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।